प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जनवरी 2024 तक गुजरात का दौरा करेंगे। 9 जनवरी को सुबह लगभग 9:30 पर प्रधानमंत्री गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनके साथ एक बैठक होगी शीर्ष वैश्विक निगमों के सीईओ के साथ। दोपहर करीब 3 बजे वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 10 जनवरी को सुबह करीब 9:45 पर प्रधानमंत्री गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2003 में संकल्पित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज समावेशी विकास और सतत विकास के लिए व्यापार सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में जीवंत गुजरात के 20 वर्षों का जश्न मनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जनवरी को जयपुर में 3 दिवसीय वार्षिक पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने दिसंबर में अधिसूचित 3 आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री शाह ने हाइब्रिड मोड में देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी वाले सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्टेशन हाउस ऑफिसर से लेकर डीजीपी तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देश भर में आतंकवाद विरोधी तंत्र की संरचनाओं, आकार और कौशल की एकरूपता पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि नए कानून सजा के बजाय न्याय देने पर केंद्रित है और कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक बना देंगे। 3 कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य के कार्यान्वयन की तारीख की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अभी तक नहीं की गई है। मालदीव्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद निलंबित कर दिया गया। मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला मजहूम माजिद को उनके पदों से निलंबित करने का निर्णय भारत द्वारा आज द्वीप राष्ट्र के साथ मामला उठाने के बाद आया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप की अपनी यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने और द्वीप को भारतीयों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने के बाद शिवना ने एक्स पर अब हटाए गए पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को विदूषक और कठपुतली कहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर प्रतिक्रिया के बाद ट्वीट हटा दिए गए। शिवना के अलावा सांसद जाहिद रमीज सहित मालदीव्स के अन्य अधिकारियों ने तस्वीरों के सोशल मीडिया पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया। कई लोगों ने इसकी तुलना मालदीव से की। मालदीव सरकार ने मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जनवरी को मौजूदा विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में जम्मू शहर के मध्य में स्थित गुलशन ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे और अपने दिन के दौरान कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के अलावा जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा भी करेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में होने की उम्मीद है। ये जम्मू में साल की पहली हाई प्रोफाइल यात्रा होगी और अमित शाह द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के विकास कार्यों की पहली बड़ी समीक्षा होगी। अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में गुलशन ग्राउंड जम्मू में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए जरूरी तैयारियां चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के कोने-कोने में चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। शाह के रैली को संबोधित करने से इसमें और तेजी आएगी। ये यात्रा 26 जनवरी तक चलने वाली है। रैली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रविवार को प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की और 2024 के आम चुनावों के लिए मंच तैयार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरा। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्य इकाइयों के लिए निर्वाचन क्षेत्र समन्वयकों, असम राज्य चुनाव समिति और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्षों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 400
275 समन्वयक देश भर में पार्टी के चुनावी प्रयासों की देखरेख और समन्वय करेंगे। खड़गे ने शनिवार को आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एक प्रेस वार्ता में कहा था, हम सभी 500 निर्वाचन क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हमने संसद पर्यवेक्षकों को अंतिम रूप दे दिया है। वो सूची शीघ्र ही घोषित की जाएगी और वो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का आकलन करेंगे। एक बार जब भारत गठबंधन के सदस्यों के साथ बातचीत फाइनल हो जाएगी तो सीटों की सही संख्या भी सामने आ जाएगी, लेकिन हम हर जगह अपना प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जेल में बंद विधायक चेतर वसावा को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भरूच सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने भाजपा को वसावा की तरह शेर को पिंजरे में बंद करने की चुनौती दी और कहा कि डेडियापाड़ा विधायक अनुपस्थिति में भी भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कथित जबरन वसूली मामले में गुजरात आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और उनकी पत्नी शकुंतला की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए देश के सबसे महंगे और शीर्ष वकीलों को शामिल किया है। 18 दिसंबर को नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने कथित जबरन वसूली और वन अधिकारियों पर हमले के 2 नवंबर के मामले में चैतर को 3 दिन के पुलिस रिमांड के अंत में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चैतर, जो 1 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे और 14 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने 18 दिसंबर को अदालत ने जमानत याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग मुख्य विपक्षी खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा चुनावों का बहिष्कार करने के बाद लगातार चौथी और कुल मिलाकर 5वीं बार जीतने की उम्मीद कर रही है। पीटीआई के मुताबिक गिनती अभी भी जारी है। मौजूदा अवामी लीग ने 300 सीटों वाली संसद में 200 सीटें जीत ली है। इस बीच कुछ मीडिया आउटलेट्स ने मतपत्र भरने और हिंसा की घटनाओं की सूचना दी, जिसमें एक घटना भी शामिल थी जिसमें 2 व्यक्तियों को हाथापाई के बाद गोली मार दी गई थी। हसीना द्वारा पद छोड़ने और कार्यवाहक सरकार को सत्ता संभालने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवैध सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए और रविवार के आम चुनाव के विरोध में शनिवार से 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हम 2025 में अंतिम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षण उड़ानें इस वर्ष की जाएंगी। किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण और रोमांचक है। इंसान को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक क्रू मॉड्यूल और एक ऑपरेशन मॉड्यूल है और परीक्षण उड़ानें ये सुनिश्चित करेंगी कि ये सभी कार्य वैसे ही हो जैसे हमने कल्पना की है। एक्शन फ्लाइट से पहले की आखिरी उड़ान में वोयो मित्रा नाम की एक महिला रोबोट होगी। वो उन सभी गतिविधियों को अंजाम देगी जो एक मानव अंतरिक्ष यात्री करता है। ये पूरी तरह से सरकारी दृष्टिकोण होने जा रहा है। लगभग उसी समय जब हमारे पास 2025 में एक भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा, हमारे पास एक भारतीय भी होगा जो समुद्र तल में जाएगा। 2025 में हम सबसे निचले समुद्र तल में जाएंगे और वो एक नीली अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने जा रहा है। Gaganyaan, we are going to, the final launch will happen in 2025. This year is going to be very important because the test flights will be accomplished this year. Because you see, just as it is important and very significant and very exciting to send a human being into the space, it is equally important to get the human being back safe and sound. So we have a crew module, we have an operation module, and the test flights would ensure that all these functions happen as we have envisaged. And then the last flight, before the actual flight, would be carrying a robo, a female robo, who's been named Voyo Mitra. So she would perform all those activities which actually finally a human astronaut would perform. Right. And then she would come back, she would be retrieved back. So how the astronaut goes up and finally comes back, retrieved through the water. And for that activity, the naval guards,
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने रविवार को चल रहे लक्षद्वीप मालदीव्स विवाद पर मालदीव सरकार की भारी आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर टिप्पणी के लिए मालदीव्स पर सवाल उठाया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, लक्षद्वीप में क्या होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटन के भविष्य के बारे में क्या कहा, इसके बारे में मालदीव्स को क्यों कहना चाहिए। एक बात निश्चित है कि लक्षद्वीप एक नया गंतव्य बनने जा रहा है, जिसे अभी भी तलाश करना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप आए और एक दिन रुके और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो पर्यटन के नजरिए से लक्षद्वीप के लोग हमेशा से चाहते थे। मैं हमेशा चाहता था कि ये सरकार पर्यटन के लिए एक नीति बनाए, क्योंकि इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मालदीव्स को इससे दिक्कत क्यों होनी चाहिए। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। Such surprising for me. Why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep? I still surprised why such comments have come from the Deputy Prime Minister and Ministers of Maldives. Prime Minister's speech on Lakshadweep was this was something like those who have not seen places, the people who wanted to go and see the islands or places like this, they must come to Lakshadweep and see. Why should these Maldives have a problem for that? There is absolutely no issue between Lakshadweep and Maldives always. Such surprising for me. Why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep and whatever our Honorable Prime Minister have spoke on, futuristic scope for tourism development in Lakshadweep. I still surprised why such comments have come from the Deputy Prime Minister and Ministers of Maldives. So one thing is very sure, that Lakshadweep is a new destination which is still to be explored to outer world. We know all that. So as an important person like VVIP, when the Honorable Prime Minister came to Lakshadweep, he stayed there for one day. He stayed in our most beautiful island called Bangaram. Then he went into the waters. He have seen the underwater things, and he made himself, as an ambassador of Lakshadweep, being a territory which is directly under his control. And he says something, which entire people of Lakshadweep was always wanted to have on tourism perspective. Even me, this is my second term, I was always wanting this government to have a policy. कर्नाटक में रविवार को कुल 329 कोविड-19 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल संख्या 1181 हो गई। इस दिन एक मरीज की मौत की खबर भी आई थी, जबकि 1118 मरीज वर्तमान में होम आइसोलेशन में है। 63 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, 13 आईसीयू में है और एक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ आइसोलेशन बिस्तर पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने रविवार को एक परिपत्र भी जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों और रोगियों को उनकी संक्रमण स्थिति की परवाह किए बिना सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर तत्काल कार्यान्वयन के लिए मानक सावधानियों के दिशा निर्देश दिए गए। सर्कुलर में कहा गया है, इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य मानक सावधानियों को स्थापित करना और सुदृढ़ करना है, जो संक्रमण रोकथाम प्रथाओं का एक सेट है, जिसका उद्देश्य संक्रामक एजेंटों के संचरण को रोकना है, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित है। ये उपाय स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और मरीजों दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा।